अब आप उसी को अगर फिर से रिपीट करेंगे तो फिर वो बात नहीं। फिर आप उसको क्या करेंगे कि आप उस यानी कि आपको लगातार ऑप्टिमाइज उसको करते रहना पड़ेगा कि अब ऐसा क्या जाए। आपने देखा होगा कि अभी क्या हो रहा है कि कोई एक व्यक्ति है जो तुरंत पॉपुलर हो गया, कोई उसकी वीडियो ही बहुत चली, लेकिन पता चला कि आगे उसकी वीडियो नहीं चल पा रहा है, वो लाइक्स नहीं मिल पा रहा है, वो नहीं, वो केवल क्या, वो मामला केवल कंटेंट का है कि आपने, आपके पास एक कंटेंट था, आपने तैयारी पूरी नहीं की थी, हड़बड़ी में आपने उसको डाल दिया, वो बहुत हिट कर गया, आगे आपके पास कुछ है ही नहीं। तो ये हमेशा सोशल मीडिया का अगर आप कंपनी कर रहे हैं तो आपको लगातार एक एक दिन एक एक अगर आप कहिए कि 6-6 घंटे की अगर आप प्लानिंग कर सकते हैं तो उससे बेहतर कुछ नहीं सकता है कि हर 6 घंटे में आप कोई एक कंटेंट डाल रहे हैं, उसके बाद दूसरा कंटेंट डाल रहे हैं। देखिए धीरे 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 यही एक गणित है, यही एक समझ पाया है सोशल मीडिया में। अगर आप देखेंगे कि अगर आप लगातार वीडियो डाल रहे हैं किसी एक मुद्दे पर लगातार, तो आपके सफल होने के चांसेस ज्यादा है। आपके अगर कंटेंट है उस लायक कि आप अगर 50 वीडियो लगातार बना रहे हैं तो आप आज ना कल उसमें आप जान लीजिए कि आपको धीरे धीरे व्यूज और सारी चीजें मिलनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन यदि आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपके लिए बड़ी मुश्किल है, और अभी तक यही है। नहीं तो इसके गणित को अभी तक कोई समझ नहीं सका। अगर ये गणित समझ पाते तो यूट्यूब वाले अपना ही वीडियो बना के वायरल कर देते, फेसबुक वाले अपना ही कोई वीडियो बनाते, यही चलेगा। उनको भी नहीं पता है कि कौन सा वीडियो हम डालेंगे तो चल जाएगा। तो आपको अपने कंटेंट के हिसाब से लगातार कंटिन्यूटी आपको रखनी पड़ेगी कि अगर आप किसी चीज के, किसी भी चीज के लिए अगर आप कोई भी वीडियो बना रहे हैं, अगर उसकी कंटिन्यूटी है तब उसमें आपको ऐसा ही एल्गोरिदम अगर कह रहे हैं फेसबुक का या दूसरे सोशल मीडिया का किया गया है, वो भी चाहते हैं कि उनके जो क्रिएटर हैं वो लगातार कुछ ना कुछ क्रिएट करते रहे, अलग करते रहे, तभी आपको वो उस तरह के उतना विस्तार देंगे और आपकी चीजों को फैलाएंगे। वो उनका एल्गोरिदम है। तो ये सारी चीजें आपको इसमें रखनी पड़ेगी अगर आप सोशल मीडिया में काम कर रहे हैं। और ये केवल सोशल मीडिया में ही नहीं, अगर आप मान लीजिए अखबारों के लिए ही कंटेंट लिख रहे हैं अपने दल के लिए, मान लीजिए रोज उसमें आ रहा है, तो ऐसा नहीं है। आपको लगातार उससे रिलेटेड आज कल परसों एक प्लान करना होगा कि हम लगातार 15 दिनों तक, हम लगातार 20 दिनों तक कैसे एक ही चीज को बोलते रहें। तो हर जगह वही तरीका है, हम एक दूसरे से रिलेटेड होना पड़ेगा, हर तरह से आपको करना पड़ेगा, तो आप एक मजबूत अगर कहें तो ये इन चीजों को कर सकते हैं। इसके तरीके अगर आप कुछ और चाहें किसी चीजों को तो हमको आप बता सकते हैं, तो हम इस पे आपसे बात कर सकते हैं, फिर नहीं तो किसी दूसरे टॉपिक पे चलेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे मुझे भी लगता है कुछ चीजें ऐसा है। इसके थोड़े सर चाह रहे थे हम लोग कि इस पर थोड़ा सर आप टेक्निकल व्यूज जो पॉइंट्स हैं वो भी रखें कि वीडियोग्राफी करने के समय या उनकी एडिटिंग में हमें क्या ध्यान देना है, कौन से ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो बहुत आसानी से न्यू कमर्स के लिए और अच्छा काम कर जाए, जिनके पास बहुत बड़ा सेटअप ना हो, संसाधन ना हो, बहुत हाईटेक कैमराज ना हो, उनके पास भी वैल्यूएबल एसेट्स के रूप में वीडियोस बन पाए। ऐसे कुछ थॉट्स सर जो सभी के लिए यूजफुल हो, चाहे वो जर्नलिज्म के क्षेत्र के हों, चाहे वो न्यू कमर इन पॉलिटिक्स हों, उनके काम आए बेहतर सर। ऐसे कोई टेक्नोलॉजिकल पॉइंट सर। देखिए एक तो हमने पहले बताया कि सबसे पहले तो आपको ऑडियो जो है वो किसी चीज का हो, ऑडियो बहुत सही रखना है, पहला पहला सूत्र यही। और दूसरा अगर कैमरे के सूत्र के बारे में बात अगर करें कि आपको, चाहे वो आप किसी अपने लिए कैमरा कर रहे हो या आप डिस्कवरी के लिए कैमरा कर रहे हो या किसी भी बड़े चैनल के लिए काम अगर कैमरे कर रहे हो, तो उनके लिए 2-4 चीजें जो है वो बेसिक रूल्स हैं। आपको इन चीजों को हमेशा करते रहना पड़ेगा। जैसे कि किसी भी कैमरे को आप समझें कि कोई भी जो कैमरा है वो आपकी आंखें हैं हमारी। अब अपने आंखों को आप किसी भी चीज को देखने के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं? कभी आपने इतनी तेजी से ऐसे सर को घुमाया है? कभी नहीं, बहुत बहुत कम होता है। हमेशा आपकी आंखें स्थिर होती हैं। तो आप एक चीज ये जान लीजिए कि आपका जो कैमरा होगा, कोई भी कैमरा, वो हमेशा स्थिर होना चाहिए। अगर आपने
जो ये मूवी कैमरा है या मोबाइल का कैमरा है, अगर इससे आपने स्टिल वीडियो बनाने सीख लिए तो आपने आधी नैया पार कर। स्टिल वीडियो का मतलब है कि वीडियो तो बन रहा है मगर वो स्थिर चित्त है, स्थिर है। जैसे अभी अगर सारे कैमरे जो है स्थिर है, मैं हिल रहा हूं, कैमरा नहीं हिल रहा है, मैं बातें कर रहा हूं, कैमरा स्थिर है। लेकिन यदि ये उल्टा हो जाए तो क्या आपको देखने में अच्छा लगेगा? अगर वो कैमरा हिलने लगे और मैं स्थिर रहा और आप दाएं बाएं अपने कैमरे को हिलाने लगे, तो ये बहुत बुरा ये बहुत बुरा होता है। तो हमेशा है कि आप स्थिर वीडियो लेने का प्रयास करेंगे। जो रनिंग शॉट्स हैं उसे भी स्थिर रखने के लिए आप देखते हो कि गिम्बल का इस्तेमाल होता है, ट्राइपॉड का इस्तेमाल होता है। जो ड्रोन की टेक्नोलॉजी है, आप उसमें वो उड़ता है फिर भी आप देखते होंगे उसकी वीडियो बड़े स्थिर होते हैं। उसका कैमरा ऐसा बनाया जाता है कि वो स्थिर चित्र ले सके। तो पहला तो ये है, आप देखते होंगे कि पुराने अगर किसी शादी की रिकॉर्डिंग अगर हो तो अपने घर में आप पुराने वाले पे देख सकते हैं। उसमें चाची से शुरू होता है वीडियो और एकदम फूफा तक में आके खत्म होगा, और उसमें कम से कम एक 10 सेकंड के वीडियो में 20-30 लोग आ जाते हैं। उसमें कैमरा मैन का पहला यह रहता था कि भाई सबको ले लेना है, किसी का चेहरा छूटे ना। ये अलग बात है कि पता ही नहीं चलता था कि कौन चाची, जब तक देख रहे हैं कि कहाँ वाली चाची, पटना वाली, तब तक पता चला कि मुंगेर वाले फूफा तक आ गए। तो ये जो चीजें हैं, इसके बाद धीरे धीरे चेंजेस हुए। अभी अब क्या चल रहा है, अभी आप देखेंगे जो है अब सिनेमैटिक कैमरे का चलन है। अब कैमरे का जो ये है वो बहुत बढ़ गया है, लेकिन तरीका फिर वही आया। अब आया कि नहीं भैया, अब सब्जेक्ट पर फोकस्ड होके सारी चीजों को करना है। सब्जेक्ट आपका फोकस्ड हो, जिस सब्जेक्ट को आप ले रहे हैं वो आपको तय करना है कि आपके कैमरे का सब्जेक्ट क्या होगा। फ्रेमिंग फिर होती, फ्रेम क्या है कैमरे। आप यकीन मानिए कि कोई भी चीजें दुनिया की ऐसी नहीं है जो कैमरे पे खराब लगती है। कैमरे में खराब लगती है कटी हुई चीजें। अगर कोई चीज कट रही है, अगर आपने कोई फ्रेम बनाया, अगर 2-4 व्यक्ति खड़े हैं, 4 व्यक्ति में ऐसा कुछ नहीं है कि कैमरा 3 को खराब खींचेगा, 1 को अच्छा खींचेगा, नहीं, वो तो अपने हिसाब से उसमें कुछ है नहीं, वो सब पूरा। लेकिन अगर किसी का सर कट रहा है, किसी की आधी बॉडी आ रही है, तो वो खराब है। तो या तो आप 3 को ही लें या तो फिर आप उसको 4 को लें, यानी कोई भी चीज कटी हुई नहीं होनी चाहिए। ये एकदम हर चीज में, अगर आप बाहर भी शूट कर रहे हैं तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि जब आप फ्रेम बनाए तो कोई चीज कटी हुई नहीं दिखे, कोई किसी के ऊपर मतलब ये इतना टेक्निकल है ना कि अब हम इसको बहुत नहीं आपको डिफाइन कर रहे हैं। बस सिंपल का ये है, ऑडियो बढ़िया होना चाहिए, फ्रेम में कोई चीज कटी नहीं होनी चाहिए, आपका पिक्चर जो है वो हिलता डुलता से करता हुआ नहीं हो। चाहे वो आप ये सारी चीजें बढ़िया कैमरे से करें या मोबाइल से करें, किसी से करें, ये चीजें फिक्स है। कभी भी चीजों को अपने कैमरे से नजदीक से जो है मतलब अगर आपने किसी को दूर जूम किया है तो जूम से पीछे करें, मतलब वो हमेशा ना जूम आउट ही होगा, आप उसको नजदीक नहीं लाए, कैमरे से कभी नजदीक नहीं लाए। मतलब अगर आप मान लीजिए बहुत उसको ये कर रहे हैं, आपने पहले ही उसको नजदीक कर लिया है, फिर उसको धीरे धीरे आप पीछे कर लें। ये नहीं कि हम कैमरे से ये ला, इन चीजों से बचे, बहुत पैनिंग से बचे। कभी भी पैनिंग 40 डिग्री से 45 डिग्री से अधिक नहीं होता है कि नहीं है तो पूरा 180 डिग्री पूरा घुमा दिए। ये कभी वो ये सब करने के लिए फिर बहुत कौशल चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए। आप इन सब चीजों से बचें, स्थिर फोटो खींचें, स्टिल फोटो खींचें और उसको अपने ये में लगा, सब्जेक्ट से रिलेटेड रहे। जो भी चीजें आप कंटेंट में लिखते हैं, आपके वीडियो का सबसे अहम चीज ये है कि आप जब भी कुछ स्क्रीन के पीछे बोल रहे हैं तो वीडियो उसी से संबंधित चलेगा। आप कभी भी अगर लाल किले की बात कर रहे हैं तो वीडियो कभी भी ताजमहल का नहीं चलेगा। आप लाल किले से संबंधित ही सारी चीजों को दिखाएंगे
कि लाल किले से ये रास्ता लाल किले को जाता है, तो जो रास्ता है वो दिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें आप लाल किले का जो जहां राजा बैठते थे उसको दिखा रहे हैं, नहीं। तो वो जो आप कह रहे हैं उसी से रिलेटेड वो चीजें आपको दिखानी है। इसलिए कभी कभी मुश्किल होता है कि जब आप वीडियो बनाते हैं तो कंटेंट के हिसाब से आपको फिर वो चीजें नहीं मिलती। आप अभी देख रहे होंगे कि इसीलिए एआई का जोर हो रहा है। एआई का जोर क्यों हो रहा है? क्यों आपको आसान चीज दिया जा रहा है कि अब आपकी सारी चीजें खुद हो जाएंगी? तो खुद कैसे हो जाएंगे? कि उसको पता है कि आपको इस जगह पे कौन सा वीडियो इस पे लगना है, तो वो उसको लगा के दे रहा है। उसको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कौन सा म्यूजिक सूट करेगा। तो ये चीजें आपको समझनी है कि भाई एआई तो वो मशीन लैंग्वेज है, वो तो सीख के समझ रहा है। ये चीजें आपको भी आनी चाहिए कि भाई अगर हम ताजमहल की चीजें दिखा रहे हैं तो लाल किला नहीं दिखाएं, लाल किले की बात हो रही तो ताजमहल नहीं दिखाएं। चाहे बहुत खूबसूरत हो, कई बार क्या होता है कि हम लोभ में आ जाते हैं कि अरे हमने बहुत बढ़िया सनसेट शूट किया था, तो इसको इसमें पता चला कि नेताजी का भाषण चल रहा है, और चूंकि हम लोग गए थे शूट करने तो सनसेट भी शूट कर लिए थे, तो उसको भी लगा देते हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर नेताजी का भाषण चल रहा है तो नेताजी का ही भाषण चलेगा। उनके बैकग्राउंड में आप उनकी तस्वीरें, उनसे रिलेटेड वीडियो, उनका जो पुराने कैंपेन के समय का अगर कोई वीडियो है वो चलेगा, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं चलेगा। तो ये ध्यान रखा जाए कि कंटेंट जो जब भी चले, जो टेक्स्ट चल रहा है, जो ऑडियो चल रहा है, उससे रिलेटेड आपको वीडियो वो बनाना है। अभी के जमाने के अनुसार मैक्सिमम लेंथ अपने वीडियो का 3 मिनट रखिए। ये इससे अधिक कोई नहीं देखता है। अगर आपने मान लीजिए किसी की डॉक्यूमेंट्री नेताजी की 15 मिनट की बना दी, तो मुझे लगता है कि नेताजी को छोड़कर कोई नहीं देखेगा, इतना वक्त नहीं है। तो आप बहुत कम समय का वीडियो बनाएं, 1 मिनट का वीडियो बनाएं, 2 मिनट के वीडियो बनाएं, मैक्सिमम 3 मिनट की वीडियो को आप बना सकते हैं। ये बहुत है वीडियो को लेवल में। अच्छा, अब अगर एडिटिंग की बात करें तो अभी बहुत सारे मैक्सिमम लोग, हमको लगता है कि आप लोग मोबाइल पे ही एडिट करते होंगे। मोबाइल पे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो आपको काम आ सकता है। मोबाइल में काइन मास्टर है, मोबाइल में वीएन है, मोबाइल में कैपकट है, मोबाइल में और भी कई हैं। ऐसे बहुत सारे एडिटिंग सॉफ्टवेयर हैं जो आपको, ऑनलाइन भी कई सॉफ्टवेयर हैं जो आपको बताते हैं, और सब चीजों में फिक्स होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई सॉफ्टवेयर है उसमें चीजें अलग है। कट करने के लिए आपको किसी में कैंची, किसी में कुछ आपको दिखेगा, कॉपी करने का सेम ऑप्शन होगा। तो कुछ बेसिक चीज आपको जानना होगा, कॉपी कैसे करते हैं, कट कैसे करते हैं, पेस्ट कैसे करते हैं, ये ऑडियो कैसे लगाते हैं, फोटो कैसे लगाते हैं, टेक्स्ट कैसे लगाते हैं, वीडियो कैसे लगाते हैं। इतने चीजों का संयोजन से आपका जो एक वीडियो बनता है, टेक्स्ट कैसे लगाना है, ये सब में लगभग आपको दिख जाएगा। एक किसी भी अगर आप वीडियो सॉफ्टवेयर पे काम करेंगे तो उससे रिलेटेड फिर आपको सब में वैसे कुछ आपको मिलता चला जाएगा। लेकिन जब आप प्रोफेशनल एडिटिंग का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं तो उसमें कुछ चीजें, कुछ तकनीक अलग होता है। जैसे कि अगर आप एडोबे के इस पे अगर आप काम करते हैं तो उसके सॉफ्टवेयर है वो थोड़े से अलग होते हैं। अगर आप दाविंची पे काम करते हैं तो उसके कुछ चीजें जो हैं वो थोड़ी सी अलग अलग हो सकती हैं। तो इन सब चीजों पे पहले के लोग इस पे एडीएस पे काम करते थे, धीरे धीरे उससे ही पहले लोग पिनाकल पे काम करते थे। धीरे धीरे चीजें बदली हैं। अब अभी जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है मुझे लगता है कि दाविंची है, जो अच्छा सॉफ्टवेयर है, शायद सोनी वेगास का है। तो लोग इस पर भी काम करते हैं। ऑडियो के लिए भी बहुत है, एक से एक। अब जो इस फील्ड में काम कर, जो नए हैं उनके लिए एक बता दूं कि अगर आप कंप्यूटर पे काम करें तो एक ऑडियो सिटी फ्री सॉफ्टवेयर है। इसका इस्तेमाल किया, इसमें बहुत सारी चीजें इसमें आप कर नहीं पाएंगे। अगर आप बेसिक्स अगर आप शुरू कर रहे हैं, अगर आपको ठीक ठाक करना है तो ऑडियो सिटी एक सॉफ्टवेयर है, आप उसमें से काम कर सकते हैं। बाकी अगर फिर आप जब उसमें आप अगर सीख गए हैं तो फिर आप एडवांस वर्जन में जाके आप और भी ऑडियो से काम कर सकते हैं। और ऑडियो में बहुत कुछ, अब मोबाइल के जमाने में बहुत कुछ करना नहीं पड़ता है।
अगर आपको इको उको वगैरह थोड़ा सा अगर उसमें देना है, रिवर्ब देना है, इन सब चीजों के लिए वो छोटी मोटी है, हालांकि और बहुत इस्तेमाल नहीं है। दो ऑडियो का आपको एक बैकग्राउंड में ऑडियो रखना होता है आजकल, और एक दूसरा जो वोकल है वो आप रखते हैं। तो इन सब के लिए ये बहुत है। ऑडियो सिटी पे अगर आप काम कर लिए हैं तो इसके ऊपर आप जा सकते हैं। टेक्स्ट के लिए सर में टेक्स्ट होता है कि कुछ बेहतर जो कहाँ दिक्कत आती है कि मान लीजिए किसी का फॉन्ट जो है वो फिक्स होता है, किसी कंपनी का फॉन्ट जो है फिक्स है, किसी पार्टी का जो है वो फॉन्ट उसी फॉन्ट को इस्तेमाल करती है। तो वो फॉन्ट अगर आपके सिस्टम में है, वो फॉन्ट आपने लिया है, तो सारे काम फिर आपको उसी फॉन्ट से। फॉन्ट का बहुत विशेष ध्यान है। जिस तरह से आप कलर कॉम्बिनेशन की चीज की बात हम कर रहे थे, वैसे ही फॉन्ट का भी उतना ही इसमें रोल है कि जब आप कोई चीज लिखते हैं, जो पब्लिश कर रहे हैं कब, तो फॉन्ट, कलर कॉम्बिनेशन ये सब एक ही होना चाहिए, ताकि लगे कि लोग एक झलक भी देख ले तो समझ जाए कि ये उसी से संबंधित चीजें आई हुई हैं। जी जितेंद्र जी, इसके बाद आप और कुछ पूछना चाहेंगे? तो एक तरह से गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग बिस्मिल सर। सर 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 तो एक तरह से जो मुझे लग रहा है कि जैसे प्रोडक्ट का ब्रांडिंग करते हैं और कोई ब्रांड को जैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बिल्कुल सिमिलर वे में ही हम लोग पॉलिटिक्स में भी नेता लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। अब फॉन्ट, कलर, लोगो, ओके, बैकग्राउंड और कपड़े तो इस तरह से सभी करते हैं। सर जैसा आपने एक चीज जो बताया था कि ये जो स्लोगन्स जैसे बनाते हैं, ऐसे क्या बताया था अभी झारखंड वाला, हेमंत है तो हिम्मत है, कुछ तो ऐसा बताए थे। फिर घर घर हर घर मोदी सरकार, ठीक है ना जी। तो ठीक है, इस तरह के स्लोगन्स तो लेके आते हैं। तो इस स्लोगन्स को लाने के पीछे कोई सर्वे वगैरह पहले करते हैं या फिर जो एक एक्सपीरियंस होता है, एक्सपीरियंस के बेसिस पे ये लेके आ जाते नहीं, ये एक बहुत रिसर्च के बाद निकलता है। स्लोगन का चयन जो है वो बहुत, मतलब ये सोचिए कि एक सबसे बड़ा काम है किसी भी पार्टी के लिए कि इस जैसे ट्रेंड जो सेट करना है। जैसे मान लीजिए हम इस बार जो है वो एक सेट करें, हम एक नैरेटिव, जो नैरेटिव सेट करने की बात होती है ना, कि जैसे आपने देखा होगा कि बीजेपी ने एक नैरेटिव सेट किया कि वो हिंदुओं की संरक्षक पार्टी है, सब जानते हैं। उन्होंने एक सेट किया कि वो तो इसके लिए उन्होंने क्या क्या किया, उन्होंने उससे रिलेटेड सारी चीजों को करना शुरू किया। मतलब ये उस तरह का डिराइव हमको लेके चलना पड़ेगा, तब हम उससे कुछ निकालते हैं। जैसे कि सबसे पहले क्या था, बीजेपी ने क्या था कि विकास को लेके वो शुरू में लेके आए थे। आप याद करेंगे शुरू में सबका सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। सबसे शुरू वाले इलेक्शन का ये सबसे पहला था, जब सबका साथ सबका विकास। फिर एक बार लेकिन अगले इलेक्शन में ये नहीं था। सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार। हाँ, अब हुआ कि हाँ, फिर हुआ कि हर हर मोदी घर घर मोदी सेकंड, फिर हुआ कि फिर अब की बार मोदी सरकार। तो धीरे 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 ये चीज ये सेट हुआ कि नहीं, ऐसा नहीं कि एक बार में सेट हो गया। यहाँ पर अगर है कि हेमंत है तो हिम्मत है, ये बातें कब आए, ये नैरेटिव तब सेट किया गया जब हेमंत सोरेन को दिल्ली में गिरफ्तार करने का मामला चल रहा था। वो वहां से झारखंड आ गए बचते बचाते, फिर ये यहाँ पे इन्होंने सरेंडर किया। लेकिन यदि ये दिल्ली में ये काम हो जाता तो वो और ये सिनेरियो अलग होता। यहाँ पे हुआ कि हमको सताया जा रहा है और हम इसका ये जा रहे हैं। तब यहां से आया कि हेमंत है तो हिम्मत है, कि हम दिल्ली से भी टकरा सकते हैं, और ये नैरेटिव काम कर गया। तो ये जो चयन है इन सब चीजों का कि अब है ना कि ये, हाँ, तो ये थोड़ा समझना पड़ेगा कि अब चूंकि स्टेट। मैं एक बात पूछना चाहूंगा सर कि जैसे जैसे बहुत सारे केस हैं, जैसे राहुल गांधी पे बहुत सारे केसेस, ठीक है ना, कुछ हेराल्ड केस लीजिए और भी सपोज 3-4 केसेस हैं, ठीक है ना।
तो मुझे एक चीज ऐसा लगता है, जैसे हेमंत सोरेन को अगर अरेस्ट किया गया, ओके, या फिर उस तरह की कहानी पूरी बनी, तो उन्होंने एक इमोशनल चीजें जो है अपने स्टेट में फैलाया, कि जैसे आपने बताया कि हेमंत है तो हिम्मत है, तो इस तरह का फैलाया और लोगों को अपने पक्ष में किया। तो एक चीज जो मैं जानना चाहता हूँ कि अगर राहुल गांधी के ऊपर भी इतने सारे केसेस हैं, और इसको अरेस्ट ना करने के पीछे या फिर उसको जेल में ना भेजने के पीछे क्या सिमिलर कारण हो सकते हैं कि वो अगर जेल चला गया तो जनता का सहानुभूति ज्यादा ले सकता है? क्या ये सभी चीजें भी मतलब इम्पैक्ट करता है कि वो अरेस्ट हो ना हो, ओके, उसको जेल भेजे कि ना भेजे? क्या ये सब चीजें भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है वहां से, मतलब कि वो नैरेटिव सेट कर लेगा इस तरह का सहानुभूति का? देखिए सर, देखिए ये जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं, ये पॉलिटिकल इश्यूज तो वो तो उनके देखरेख की चीजें हैं कि जो पॉलिटिक्स में है वो, जैसे और हर चीजें, हर क्रिया के विपरीत तो समान प्रतिक्रिया, तो हम लोग ये तो जान ही रहे हैं। तो पॉलिटिक्स भी यही है कि हम केवल यह नहीं देखें कि हम जो कर रहे हैं उससे क्या फायदा है, इसके रिवर्स बैक क्या है, ये इसका कितना नुकसान है, यह भी सही आकलन करना ही सही राजनीति और कैंपेनिंग है कि हम दोनों को कर रहे हैं। अब हम क्या किसे खबर थी कि हेमंत वाले केस में इस तरह से रिवर्स बैक होगा, कैसे होगा? कौन जान रहा था कि ये दो गलत कदम बीजेपी को सेटबैक कर देगा? तो ये कोई नहीं जान रहा। सबको लग रहा था कि ये सब चीज ठीक हो जाएगा, तब तो फिर हम काबिल हो जाएंगे। हम अगर हम यहाँ राष्ट्रपति शासन भी अगर लग गया तब भी हमारे हाथ में सारी चीजें रहेंगी। तो हम कभी कभी जैसे ही हम अगर कोई चीज आकलन गलत कर लेंगे तो उसका नुकसान होता है, जो यहाँ भी आप देख सकते हैं। यही नहीं, हर जगह चल रहा है। बंगाल में देख लें, बंगाल में अभी से तैयारी शुरू हो गई है चुनाव की। बिहार तो अब चला ही गया है इलेक्शन मोड में। बिहार में अभी भी खोजा जा रहा है, आप देखेंगे अभी भी सब खोजा जा रहा है कि मुद्दे क्या हो सकते हैं। अभी तक कोई मुद्दा स्थापित नहीं हुआ है। अभी आप देखेंगे कि ओके, मुश्किल से अब 1 से 2 महीने में वहां मुद्दे स्थापित हो जाएंगे। अभी एक नया मुद्दा दिया जा रहा है कि जो नीतीश कुमार के बेटे एक, और नीतीश कुमार अब इस मुद्दे पे जा रहे हैं कि मेरा ये आखिरी है, अब के बाद हम नहीं आएंगे, ये मेरा लास्ट है। अब 2 मुद्दों पे जदयू देख रही है कि कहां तक जाया जा सकता है। क्या सिंपैथी यहां से आएगा? सिंपैथी बड़ा मुद्दा होता है इलेक्शन में, कि क्या इसी सिंपैथी पे फिर कुछ ये आ जाएगा? तो एक एक मुद्दा है। क्या उनके बेटे कुछ, जैसे कि 2 बेटे तो सफल दिखे हैं 2 नेताओं के, लालू यादव के बेटे को देख लें या पासवान जी हाँ, उनको अच्छा लग। के जो बेटे हैं वे, ये दोनों अच्छा, ये चिराग पासवान ये स्थापित हुए। तो यह भी लोग देख रहे हैं कि क्या नीतीश जी के बेटे हैं, इनको भी स्थापित किया जाए। तो ये चीजें अभी अभी बिहार में लगातार चल रही हैं कि भाई उधर से अभी अभी आपने देखा होगा कि केंद्र ने कई सारी योजनाओं को भी बिहार में भेजा है, ताकि हम वहां, अब बीजेपी के पास विकास के अलावा बिहार में दिखाने का कुछ नहीं है। बिहार में आखिर बीजेपी किस मुद्दे पे जाएगी? बाकी तो जातीय समीकरण बाकी चीजें, लेकिन कहने के लिए एक विकास, तो उसके लिए वो दिखा रही है कि हमने ये किया। तो सब लोग अभी उस स्थिति में कि कुछ कुछ को चीजों को सेट किया गया, और यही हम लोग को भी सीखने समझने का है कि अभी से अगर हम लोग उस लाइन में अगर हैं या अगर बिहार की राजनीति को देख रहे हैं, तो इन सब चीजों को देखने की जरूरत है, और इन सब से भी हम लोग को बहुत सारा कंटेंट और बहुत सारी चीजें हम लोग को मिल पाएंगी। यस, हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद विस्मय सर। हमारे पास कल के वर्कशॉप के बाद 2 सवाल थे। एक सवाल हमारे लिए है कि पॉलिटिकल पीआर में क्या फ्यूचर हो सकता है, और एक सवाल दूसरा है जो कि मैं आपके एक्सपीरियंस के थ्रू इन सब के साथ साझा करवाना चाहूंगा आप ही से। दूसरा सवाल है कि 2029 और 30 के इलेक्शन पोल्स में की अगर कोई तैयारी करना चाहता है तो अभी से वो किस प्रकार की ब्रेन ट्यूनिंग करना शुरू करे, किस तरीके को ब्रेन डेवलपमेंट शुरू करें। तो पहले आप जवाब दे दें, 2029 और 30 की तैयारी अभी से कैसे शुरू हो सकती है, और उनके पास अगर सीमित फंड्स हैं तो उन फंड्स का किस तरीके से वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर मैं दूसरा जो सवाल होगा पॉलिटिकल पीआर में क्या फ्यूचर हो सकता है, उसका उत्तर फिर हम इनोवेट वाले देंगे। एक जी सर, आप शुरू करें।
ये पहला सवाल हमारे मुझसे है क्या कि जो लोग तैयारी करना चाहें वो कैसे करें, यही आप कह रहे हैं, कम फंड में? हाँ सर, हाँ बिल्कुल, ये सवाल कल आया था सर, तो आप अगर इसे डिलीवर करना चाहें तो। नहीं 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 जितेंद्र जी, ये तो पहला हमने ये तो इनिशिएटिव जो आप लोगों ने लिया है ना, ये बहुत बेहतर है। वैसे फिर एक बार कह दूं कि अभी के समय में इस तरह की चीजें अगर आ रही हैं, क्योंकि ये भी एक एक ये फील्ड भी एक नया है और इसमें बहुत स्कोप है। अगर कुछ लोग इसमें जुड़ना चाह रहे हैं, अगर अगर आप माध्यम बन रहे हैं तो एक बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद आ रहा। अगर अभी के जमाने में आप अगर लीडर बनना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि मास आपके पीछे जाए, तो सबसे पहले तो आपको मास एक्सेप्ट कर ले, आपको मास अपनी पहचान बना सके, इसके लिए बहुत छोटे छोटे स्तर पे आपको चीजों को करना होगा। अगर आपके पास बहुत फंड नहीं भी है, फिर भी कुछ चीज तो अभी के जमाने में आप देखते हो कि सोशल मीडिया का इस पर लोग खूब इस्तेमाल करते हैं। कुछ भी चीजें अगर कर रहे हैं वो, तो उसको सोशल मीडिया पे डाल देते हैं। अब ये क्या हुआ है कि ये क्षेत्र इस कारण से इतना ना पॉल्यूटेड है कि हर कोई हर चीज डालता है। तो अब आप देखिए, अगर आपको इसमें स्थापित आपको करना है, अपनी बातों को कहना भी है, तो आपको पहले से ही थोड़ा सा तरीका बदल के रखना पड़ेगा। यानी कि आप बातों को कह भी रहे हैं और लोगों को यह लगे भी नहीं कि आप ये कह रहे हैं। तो इसके लिए पूरी टीम बनती है, जो आपकी ब्रांडिंग, आपके लिए पोस्ट डालना, आपके लिए वीडियो बनाना, आपके लिए आपको कवर करना, ये सारा कुछ करती है। ये आप अब ये करना, माने ये अब ये करने की मजबूरी है। अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं तो आपको अपना प्रचार तो करवाना ही होगा। और अपना प्रचार आपको पैसे देकर आप करवाइए या आप जैसे करवाइए, ये आपको करवाना होगा। क्योंकि और आप जितना भी काम अगर आप कुछ कर रहे हैं, किसी की हेल्प कर रहे हैं, किसी की मदद कर रहे हैं, तो ये कर नहीं रहे हैं, इसको बताना भी जरूरी है अब के समय में। क्योंकि अब हर कोई देखना चाह रहा है, हर कोई सुनना चाह रहा है, सबके हाथ में वो चीजें हैं जो हर समय देख सकता है, समझ सकता है। तो आपको उसके लिए कंटेंट तैयार करने के लिए टीम रखनी पड़ेगी। अगर आप इस फील्ड में हैं, आप शुरुआत बहुत कम से कर सकते हैं। आप एक लड़के को रख सकते हैं, दो लड़के को रख सकते हैं, जो आपके लिए मतलब सिंपल सा बने कि आपके लिए जो मैदान बना सके, आपके लिए जो आपका आपके बाजार को एकदम टाइट रखने के लिए तो व्यवस्था वो लोग लगातार आपसे करते रहे। ये धीरे 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 जब आप बाकी तो जो पॉलिटिक्स में होता है, बाकी जो लोग करते हैं, वो सब चीजें तो आपकी एक्टिविटीज तो होनी ही चाहिए। वो तो आप किसी किसी का हेल्प कर रहे हैं, किसी की मदद कर रहे हैं, रात में 12 बजे किसी के लिए खड़े हैं, ये सब जो चीजें हैं वो तो करनी ही करनी है। वो जिस लेकिन उन सबको प्रचारित करने के लिए आपके पास पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। आधा घंटे उतने कम चांस है ब्रेन स्ट्रोक, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, वैसे भी इंटरनेशनल फ्लाइट इसीलिए जी, जो सवाल है कि पॉलिटिकल पीआर में फ्यूचर क्या है, उसके उत्तर में मैं आपको सबसे साझा करना चाहूंगा कि जब एक पॉलिटिशियन और एक पॉलिटिशियन एक आम आदमी में जो बेसिक फर्क है वो मैं आपसे साझा करता हूं। पहले एक पॉलिटिशियन, एक आम आदमी, दोनों एक रास्ते से गुजर रहे हैं, दोनों को एक पत्थर दिखता है, दोनों उठा के उस पत्थर को सड़क के किनारे रखते हैं और आगे गुजर जाते हैं। दोनों में से जो पॉलिटिशियन होता है वो उस पूरी प्रक्रिया की फिल्मिंग करवाता है और वो आगे निकलता है, लेकिन जो एक आम आदमी है उस पूरी प्रक्रिया की फिल्मिंग नहीं करवाता। अब आप इंटेंशन में फर्क समझिए। दोनों में इंटेंशन दोनों के बुरे नहीं है, लेकिन दोनों के ऑब्जेक्टिव डिफरेंट है। एक आम आदमी का ऑब्जेक्टिव ये है कि वो पत्थर किनारे हो जाए, किसी को हार्म ना करे, लेकिन एक पॉलिटिशियन का ऑब्जेक्टिव ये है कि यह संदेश बने कि जब भी आपको सड़क पर ऐसा पत्थर दिखे आप उठा के उसे किनारे करें। आपका एक्शन मैसेज बनाना, ये पॉलिटिकल पीआर का काम। अगर आप ये कर पा रहे हैं तो आप एक पॉलिटिशियन हैं।
क्योंकि एक्शन आपने अकेले किया, लेकिन अगर वो मैसेज नहीं बना तो कहीं ना कहीं आपकी जो पूरी ब्रांडिंग है वो स्लो डाउन होगी, आपकी ब्रांडिंग या तो हो ही नहीं पाएगी, तो आप पॉलिटिक्स में बहुत अच्छे से स्थापित नहीं हो सकते। ये पूरा काम बहुत करीने से होता है और इसका फ्यूचर आज के डेट पे ये है कि आप देखेंगे कोई भी दल, किसी भी दल का वरिष्ठ नेता, चुनाव में खड़ा कोई भी उम्मीदवार, चाहे उन्हें खुद पीआर की कोई भी बात ना समझ में आए, लेकिन वो हायर करते हैं। क्यों हायर करते हैं? इसलिए हायर करते हैं क्योंकि चुनाव के समय में उनका हर समर्पित कार्यकर्ता इतना व्यस्त हो जाता है कि वो ये भूल जाता है कि उसे इस पूरे दौरान में अपने मुखिया का, अपने पॉलिटिकल लीडर का ब्रांडिंग भी ध्यान रखना है, काउंटर भी ध्यान रखना है और उनकी व्यस्तताएं इतनी बढ़ जाती हैं कि वो ये कर नहीं पाते हैं, मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो जो आपका समर्पण देना चाहता है, वो भी नहीं दे पाता है। और ये बात पार्टियां समझती हैं, यह बात उम्मीदवार समझता है, इसलिए वो कुछ ऐसे लोगों को हायर करता है जो लोग उन्हें बहुत ऑनेस्ट रिव्यू दे सके, उनके लिए ऑनेस्टली काम कर सके और वो लोग उस पूरे इलेक्शन की प्रक्रिया से अप्रभावित रूप से बिल्कुल ही अनइफेक्टिवली अपना काम कर सके, बिल्कुल प्रोफेशनली काम कर सके। इसलिए पॉलिटिकल पीआर में बहुत अच्छा फ्यूचर है। अगर आपको वीडियोस एडिटिंग बहुत अच्छी आती है, अगर आप कैमरा हैंडलिंग बहुत अच्छा करते हैं, अगर आप कंटेंट पे बहुत अच्छा काम जानते हैं, अगर आप नैरेटिव डेवलपमेंट में बहुत अच्छा काम जानते हैं, अगर आप स्ट्रेस मैनेजमेंट पे बहुत अच्छा काम जानते हैं, तो ये क्षेत्र आपके लिए बहुत सुनहरे रास्ते खोल सकता है। मुझे उम्मीद है जिनका यह सवाल था उन्हें बहुत ही संतोषजनक उत्तर मिला होगा और मैं आप सभी साथी जो यहाँ जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप चाहें तो अपने सवाल अभी विस्मय सर से पूछ सकते हैं। बाकी फीडबैक फॉर्म आपके ग्रुप में शेयर हो जाएगा, जिस फॉर्म को फिल करने के बाद आप फीडबैक भरें। और कल का जो हमारा सेशन है वो पंकज जैन सर का सेशन है। पंकज जैन सर हमारे झारखंड सरकार में पीआरओ, एपीआरओ की भूमिका में अभी पदस्थापित हैं और बृहत ज्ञान है उनका और मुझे लगता है कि बीते जो 2 दिन का सेशन हुआ है, तीसरा दिन उन दोनों सेशन का एक कॉम्बो और बहुत बड़ा पैकेट होगा, जिसे हर पॉलिटिशियन, जिसे हर जर्नलिस्ट, जिसे हर व्यक्ति जानना चाहता है कि हम नैरेटिव कैसे डेवलप करें और हम काउंटर नैरेटिव कैसे डेवलप करें, कैसे हम अपने अपोजिशन के नैरेटिव को ध्वस्त कर सकते हैं और अपना नैरेटिव कैसे स्थापित कर सकते हैं। यह पूरी प्रक्रिया आपके साथ पंकज जैन सर अपने पत्रकारिता जीवन का और अपने मीडिया जीवन में जो 30-35 वर्ष का समय उन्होंने लगाया है वो आपसे साझा करेंगे। मुझे उम्मीद है कि यह सेशन आप सबको बहुत पसंद आया होगा। इस सेशन में आप अंत तक हम सबके साथ जुड़े रहें। मैं चाहूंगा कि अपने फाइनल क्वेश्चन के साथ आप अभी अगर बिस्मय सर से पूछेंगे तो पूछना चाहते हैं। ये मीटिंग नेक्स्ट 6 मिनट्स के लिए ओपन है। अभी 9:19 हो रहे हैं, 9:25 में हम इस मीटिंग को कॉल ऑफ करेंगे। आप पूछ सकते हैं सवाल, अपने अपने माई ऑडियो को अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं। हेलो Thank सर, you. मैं सत्येंद्र बोल रहा हूँ छत्तीसगढ़ से। बोलिए हेलो सत्येंद्र। बिस्मिल सर। जी सर, मेरा ये सवाल है कि अभी जब ये मार्केट ट्रेंड आप देखते होंगे, ये पॉलिटिकल कैंपेन मैसेजिंग का जो उसमें कौन सा स्किल जो है छूट रहा है, या क्या न्यू कमर्स को कौन सा स्किल लेके आना चाहिए? आपको क्या लगता है कहाँ पे गैप हो रहा है? मैं इसको अपना स्कोप के रूप में देख रहा हूँ कि जी यदि हम इसमें आते हैं, हाँ, कौन सा स्किल है जो छूट रहा है? जैसे एआई, जैसे एग्जांपल एआई स्किल यदि किसी का अच्छा हो, बहुत अच्छे से वो स्मार्टली वो हैंडल कर पा रहा है कंटेंट क्रिएशन में, जैसे वो डाटाबेस को अच्छे से मैनेज कर पा रहा है, तो शायद ये तो एवरग्रीन जरूरत होती है, ये अच्छा स्किल है। वैसे ही आपके हिसाब से ऐसा कौन सा गैप है जो यदि न्यू कमर्स इसको लेके आए उस स्किल को, तो बहुत अच्छा इसमें काम कर सकती है?
देखिए, कोई भी चीज अगर आप बाजार में बेच रहे हैं तो बाजार का जो रिसर्च है और जो लोगों की मांग है वो अगर आप दे पा रहे हैं तो आप सबसे अच्छे बेचने वाले हो सकते हैं। कुछ भी आ जाए, एआई आ जाए या उसके बाद की भी अगर चीजें आ जाए, लेकिन किसी भी प्रोडक्ट के सेल में या हम जो आज कैंपेनिंग की बात कर रहे हैं उसके बेस में बस एक ही चीज है, वो है कंटेंट। अगर कंटेंट आपका बहुत मजबूत है, आप एआई से भी अपने कंटेंट को ही मजबूत करेंगे। तो ये जो स्किल है ये सब डिपेंड करता है कि आपका जो कंटेंट है, कंटेंट क्रिएशन जो है, लेखन हो या वो आपके वीडियो के माध्यम से हो या ऑडियो के माध्यम से हो। अगर कंटेंट आपका बहुत बेहतर है फिर आपको सारी चीजें उसमें खुद ब खुद ऐड ऑन हो जाएगी। अगर आप अच्छे कंटेंट क्रिएटर हैं, एआई आपकी मदद करेगा। तो एकदम इस बात को ध्यान में रख के सबको इस फील्ड में आना है कि आपके जो कंटेंट हैं वो बहुत अच्छे हैं, बेहतर हैं, लगातार इंप्रूव होने वाले हैं, और उस कंटेंट को आप बेहतर करने के लिए बाकी चीजों का सहारा अगर आपको लेना है, वो चाहे एआई हो या आपको वीडियो हो या टेक्स्ट हो, उसका आप इस्तेमाल करें। थैंक यू सो मच सर। और कोई सवाल पूछना चाहेंगे? नमस्कार सर, मैं दिलीप। कोई और अभी अभी मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहा हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि युवा पत्रकार को पीआर में आने के लिए मतलब क्या करना चाहिए, क्या सीखना बहुत जरूरी है इसके लिए? हाँ दिलीप जी, तो बहुत ये सवाल बहुत बृहद सवाल है जो आपने किया। थैंक यू कि आपने, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि एक बार तो धन्यवाद कि आपने चुनौतीपूर्ण ये चीज मैंने करियर में चुना है। पत्रकारिता बहुत आसान नहीं है, और ये अच्छी बात ये है कि आप ये चाह रहे हैं कि भाई क्या कैसे जो न्यू कमर है वो इसमें आए। तो सबसे पहले बहुत नम्र आग्रह आपसे होगा कि सबसे पहले तो दिमाग से ये निकाल दें कि आपके आने से दुनिया बदल जाए। ये अक्सर होता है कि हम जब शुरुआती दौर के पत्रकार होते हैं तो हमारे मन में यह होता है कि हम दुनिया बदलने वाले हैं, तो ऐसा नहीं है। और हम व्यवस्था जो व्यवस्था है उसके बीच के लोग हैं, हम केवल एक आवाज उठा सकते हैं और उस व्यवस्था को दिखा सकते हैं। बदलने का काम हमारा नहीं है, हम दिखाएंगे, लिखेंगे। बदलने वाले जो है वो विराजमान है, चाहे वो पदाधिकारी हो या नेता हो। ये तो पहला बेसिक है कि अगर आपके दिमाग में ये लेकर आप चल रहे हैं उसको हटा। दूसरा एकदम बेसिक है, पत्रकारिता आपने पढ़ा भी होगा कि एक बढ़िया पत्रकार आज भी वही है जो वो देखता है वही लिखता है, और या तो उसका कैमरा जिसने जो शूट किया है उसको ही उसने दिखाया है। अगर इतनी ईमानदारी जिस पत्रकार में है वो आज इस देश का आप देखेंगे कि बड़ा पत्रकार है। हम खुद से कुछ नहीं कहेंगे, हमने जो देखा है हम वही लिखेंगे। बस यही सूत्र को अपनाइए, कभी कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। सर इनका सवाल ये है सर कि हम पत्रकारिता की तैयारी कर रहे हैं तो पीआर में कैसे इंटर कर सकते हैं? हाँ, आपका देखिए, आप लिखने पढ़ने का जो काम है या आपके अलग सोचने का जो नजरिया है, पत्रकार वही है ना जो चीजों को अलग तरीके से देखता है। पत्रकार वही है जो अगर सामान्य सी घटना को भी जो अलग तरीके से देख रहा है, अपने नजरिए से देख रहा है, उसको लिख रहा है, वही पत्रकार है, बेहतर पत्रकार है। तो यदि आप किसी जो पॉलिटिशियन है आप उसके साथ अगर जुड़ते हैं, उसके कैंपेनिंग का हिस्सा बनते हैं, तो जो सब लोग नहीं देख पा रहे हैं वो आप देख पा रहे हैं, और जब आप उसके तहत उनके लिए काम करेंगे तो आप बेहतर काम करेंगे। क्योंकि नेताओं के अगल बगल अक्सर वैसे लोग होते हैं जो उनके लिए अच्छा हमेशा कहते हैं, कभी उनको बताते नहीं। आप देखेंगे कि जिनकी जमानत जब्त होती है उनके लोग जो उनको कहते रहते हैं कि सर इस बार आप जीत रहे हैं, लेकिन जो खिन में खड़ा व्यक्ति होता है वो वही व्यक्ति होता है जो उसको सच बता रहा है कि सर आप यहाँ मजबूत रहिए, यहाँ ऐसा कीजिए, इस जगह पे आपको काम करने की आवश्यकता है, तब आप जीत पाएंगे। तो ये महत्वपूर्ण रोल आपका होगा।
किसी नेता का अगर कोई चुनाव आप उसके साथ अगर हैं तो आप उसको सही चीजों को बता पाएंगे, क्योंकि आपका नजरिया अलग होगा। थैंक यू। और किसी कोई सवाल है क्या? अगर सर जी एक सवाल था। जी सर आवाज सर मेरा नाम अभिषेक राज हुआ, मैं पटना बिहार से बोल रहा हूँ। सर मैं कोई सियासी व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन अपनी विद्वता के दम पे सर बिहार की सियासत को अनुशासित करने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं एक युवा हूँ जी, हमारी क्वालिफिकेशन एमटेक है। मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट पे वर्क किया हूँ सर। उसके बाद मैं राजनीति में तलाश रहा हूँ कि कौन सी पार्टी बेहतर होगी जिससे मैं जुड़ करके अब बिहार में या बिहार की जो समाज है उसमें हम परिवर्तन ला सकते हैं, एक सुंदर समाज का निर्माण कर सकते हैं। तो सर मेरे लिए क्या बेहतर होगा? हमारे मतलब कि दादाजी परदादाजी या हमारे पिताजी कोई राजनीतिक बैकग्राउंड से नहीं रहे हैं सर, मेरे लिए बिल्कुल नया चीज है। तो मुझे कहाँ से शुरुआत करनी होगी इसके लिए? देखिए आपने तो आधी बात अपनी कह ही दी है कि आप एक ऐसे बेहतर क्षेत्र से इधर मूव कर रहे हैं जिसमें लोग जाना चाहते हैं। आपके साथ तो ये पहले से ही टैग है कि आप एक पढ़े लिखे एक जहीन इंसान है। और अभी के नेताओं के बीच जिस चीज की सबसे जो कमी है वो यही है कि लोग पहले से ही मान के रखते हैं कि नेताजी हैं तो इनको बहुत कुछ कम से कम पढ़ाई से मतलब नहीं होता। अभी के जमाने का जो ये चला आ रहा है, तो इस बात से कम है कि आपके साथ वो नहीं होगा। आपकी बातों को पहले तो लोग जरूर ध्यान से ये जरूर सुनेंगे कि भाई ये इंजीनियर व्यक्ति है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, तो कम से कम आपके कहने का नजरिया, आपके बोलने का नजरिया दूसरों से अलग होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप इसका भरपूर इस्तेमाल करें कि आपके जो भी कंटेंट हो या जो भी पोस्ट हो, जो भी सोशल मीडिया पे एक्टिविटीज हो, क्योंकि शुरुआत आप वहीं से करेंगे। अभी सबसे आसान बेहतर तरीका है कि आप अपनी बातों को वहां, तो अभी आपके साथ हो सकता है कि कम लोग होंगे, आपको सुनने वाले, देखने वाले, जानने वाले कम होंगे, लेकिन आप वहीं से शुरू करेंगे तो आपके जो कंटेंट होंगे, आपकी जो चीजें होंगी वो थोड़ी विद्वतापूर्ण होनी चाहिए। यानी कि पहला तो इम्पैक्ट आपका ये होना चाहिए कि भाई ये व्यक्ति जो है वो कभी सतही बात करने वाला नहीं। अब उसके बाद दूसरा है कि वहां के जो लोकल इश्यूज हैं उन पे थोड़ा सा आपको फोकस होना पड़ेगा, उनको अलग तरीके से आप कोशिश यह भी करें कि जिन सवालों को आप रख रहे हैं या जिन सवालों को आप वहां ला रहे हैं, आप उसका एक अलग हल कह सकते हैं, उपाय जो है वह भी आप दिया करें। यदि आपके शहर में सड़कों की हालत बहुत खराब है तो 4 लाइन तो जरूर लिखें कि स्थिति ऐसी है, लेकिन आपके नजरिए से वो कैसे ठीक किया जा सकता है, इस पर भी आप एक जरूर फोकस करें। तो लोगों को यह नहीं लगना चाहिए, अभी क्या हो रहा है, अभी हर कोई ना सवाल उठाने पर विश्वास कर रहा है। आप थोड़ा सा इसमें ये करें कि नहीं, हम सवाल ही नहीं उठाते हैं, हम इसमें इस तरह के निवारण के भी ये, तो एक उसके बाद तो फिर आप अपनी एक टीम बनाएं। आप अगर आप पूरी तरह से इसमें उतरना चाहते हैं तो फिर आप एक टीम बनाएं जो आपके लिए उस तरह के की चीजों को बनाए, वहां पे आपके लिए आगे का आपके लिए पोस्ट तैयार करे, आपके लिए जो आजकल जो चल रहा है वो सारी चीजों को करे। और हम तो कहेंगे कि आपके ऐसे लोगों का तो स्वागत रहेगा कि हम लोग सब लोग तो यही चाहते हैं कि जो पॉलिटिक्स है उसमें अच्छे लोग आए, बेहतर लोग आए, पढ़े लिखे लोग आए, हम लोग तो सब यही चाहते हैं। जी जी, तो हम यही पूछ रहे हैं। और बाकी तो बाकी ये टीम इनोवेट की टीम और ये लोग तो है ही इन सब चीजों के लिए, आप इनसे भी संपर्क कर सकते हैं।
जी जी, तभी तो हम संपर्क किए सर, और ये पूछना चाह रहे थे कि आप लोग कोई इसका फ्रेमवर्क भी बनाते हैं क्या, जैसे कहाँ से शुरुआत करनी है, तो आप कोई ऐसा प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड कराते हैं? मतलब आप ग्रूमिंग कह रहे हैं कि जो उम्मीदवार हैं, जो लोग हैं, ऐसे इन लोगों के लिए? मेरा कहना है कि जैसे आप ये बौद्धिक विकास के लिए जो सेशन चल रहा है सर, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है सर। आपने जो विचार दिया कि लोगों से हटकर के आपको बातें करनी होगी, जैसे सड़क का मुद्दा है, तो सड़क के मुद्दे पे तो लोग सारे लोग बातें करते हैं, लेकिन मुझे उसमें, मैं एज ए पेशे से इंजीनियर हूँ, तो मुझे टेक्निकली बताना होगा कि सड़क का निर्माण कैसे होना चाहिए, तो हम थोड़ा लोगों से अलग दिखेंगे। ये बहुत अच्छा लगा सर आपकी बात। लेकिन हम पूछ रहे थे कि क्या इसमें मतलब आप लोग कोई फ्रेमवर्क भी बनाते हैं या कोई प्लेटफॉर्म बना करके देते हैं कि हाँ आपको ऐसे काम करना होगा? इसका हाँ उत्तर मैं दूं नहीं, सर? देखिए मैं, ये जितेंद्र जी आपको इसका सही उत्तर देंगे। आप ठीक, असल में ये जो अभी अभी जो सोशल मीडिया हैंडलिंग का जो पूरा काम है ना, ये सारी चीजें एक बंडल के रूप में आपको दी जाती हैं। जैसे एक प्रोडक्ट प्रोडक्ट मतलब आप ऐसा समझ लिए आसान भाषा में कि आप एक प्रोडक्ट है जो लॉन्च हुए हैं बाजार में, अभी 10 तरह के वो टॉर्च बिक रहे हैं, आप एक नए ब्रांड लेकर आए हैं। अब आपकी पूरी ब्रांडिंग, आपका पूरा जो ये चीज है, वो एक पूरी टीम करेगी। जो आईटी सेल जो हमने शुरू में जिक्र किया था, उसका ये पूरा काम है। नेता कपड़े क्या पहनेंगे ये भी तय होता है, नेता क्या बोलेंगे, भाषण जो है वो सभी का तय होता है। नेताजी अपने से कुछ पहनते भी नहीं है, उनका जो पट्टा है। अभी आप एक बार आप एक बार एक ध्यान दीजिए, अभी एक हेमंत सोरेन जी का एक फोटो चल रहा है, एक लाल रंग का उनका एक झारखंडी गमछा है, उसमें एक तीर धनुष का निशान है बना हुआ। वो फोटो बहुत हिट हुआ है, और आपको मैं बता दूं, उसको एक बहुत अच्छे फैशन डिजाइनर ने डिजाइन किया था। रांची के ही हैं, तो मुंबई में बहुत वो व्यक्ति बहुत उन्होंने नाम किया है, उन्होंने वो डिजाइन किया था। तो सारी चीजें जो है वो एकदम डिजाइन करके आपको दी जाती है। ये जितेंद्र जी आपको बेहतर बताएंगे। अभिषेक जी, ये सारी प्लानिंग, बहुत से ऐसे ग्रुप्स हैं, बहुत से ऐसी टीम्स हैं, बहुत से ऐसी संस्थाएं हैं जिनमें इनोवेट भी एक है, वो करता है कि किस तरीके से हम आपके विचारों के, आपके मैसेजों का, आपके थॉट्स का एम्प्लीफिकेशन कर सकें, मास के समझ तक वो चीजें आ सके, मास के काम आ सके। हम किस तरीके से हम मास को आपके जैसा एक बहुत बेहतर इंसान, नेता के रूप में बदल के वहां रख सकें। ये सारी टीम्स के काम होते हैं, हम सबके काम होते हैं। तो आप हम सबसे भी संपर्क कर सकते हैं। बाकी अपने आसपास जब आप पता करेंगे तो ऐसे बहुत से ग्रुप्स हैं जो इस पर काम कर रही हैं, और मीटिंग्स का टाइम बहुत ओवर हो गया है। आप सबको जुड़ने के लिए बहुत आभार। फीडबैक फॉर्म शेयर हुआ है। बिस्मय सर का बहुत बहुत आभार कि अपने व्यस्तम समय में उन्होंने समय निकाला, और हम चाहेंगे कि वो मेंटोर के रूप में हम सबके साथ लगातार जुड़ते रहें। जब हमारी जरूरत हो, जब हमें उनकी जरूरत हो, हम उन्हें आवाज देते रहें। वो मेंटोर की तरह इसी तरह मुस्कुराते हुए हम सबके साथ अपना समझ और अपनी बुद्धि साझा करते रहें। आप सब साथियों का बहुत बहुत आभार, और बिस्मय सर आपका विशेष बहुत आभार। धन्यवाद सर। नहीं नहीं आपको नहीं, भी बहुत जितेंद्र बहुत जी आपका धन्यवाद बहुत सर। बहुत बहुत आभार। आपने आपने मुझे बुलाया। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। पता नहीं कितना हम आप लोग को दे पाए, नहीं सर, लेकिन इच्छा ही थी कि जो मेरी समझ है, जितनी मेरी समझ है, बहुत वो आप सब बहुत तक अच्छा शेयर करें। सेशन आपने प्लेटफॉर्म दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, सेशन बहुत थैंक यू अच्छा सर। अब तो PR ही बनना है पॉलिटिकल पार्टी का। हम तो कट के निकल
सभी साथियों से आग्रह है कि आप मीटिंग को ऑफ कर लें, लीव कर जाएं ताकि हम ये सेशन ऑफ कर सकें।